गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारी चल रही है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमने देखा है कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट क्या होते हैं, किस तरह से इनका हम बॉडी में यूज़ करते हैं या हमारी बॉडी के लिए किस तरह ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी आज आपके मन में डाउट हैं सारे डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किस तरह की ड्रग हमारी बॉडी में होती है और हमें इन्हें हम कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट आर इसेंशियल फॉर मैनेजिंग वेरियस कंडीशन अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट, सच एज एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन एंड अल्सर। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होती हैं। किस तरह संबंध होती है, आप देखिए आपकी बॉडी में आप जब भी कई बार आप खाना खाते हैं तो आपको क्या होता है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है या फिर खाना खाने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कई बार आपको क्या होता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। और अल्सर तो कॉमन डिजीज़ है जो कि आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट की हम लोग जो बात कर रहे थे तो ऐसे एजेंट जो कि कहाँ से रिलेटेड होते हैं, हमारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं। और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जो एजेंट या जो ड्रग यूज़ करते हैं वो सब हमारी आती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट में। तो चलिए जानते हैं हम लोग किस किस तरह की ड्रग हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है। यहाँ पे हमारी 4 कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहली दी गई है एसिडिफायर। हम एक एक करके इनको डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कौन से एजेंट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी ली गई है, फिर इनमें कौन कौन से ड्रग हम यूज़ करेंगे उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला है एसिडिफायर। एसिडिफायर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या फिर आप उसको अगर पीएच की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू को कम करते हैं। अब कम करने का मतलब आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो 7 पीएच होता है ये क्या न्यूट्रल होता है, ये हमारा न्यूट्रल है। और लेस देन 7 जो भी चीज़ हमारी होगा वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। और हायर देन 7 जो भी रहेगा वो हमारा बेस होता है, यानी कि एसिड मतलब क्षार, सॉरी एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार। तो अगर 7 से पीएच हमारा नीचे जा रहा है यानी कि पीएच कम हो रहा है, तो जितना कम होता जाएगा एसिड हमारा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना ज़्यादा पीएच 7 से ज़्यादा होता जाएगा हमारा बेस उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये था हमारा एसिडिफायर की हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। दूसरी कैटेगरी अपनी आती है एंटासिड। एंटासिड की अगर अपन लोग बात करेंगे तो एंटासिड क्या होता है, एसिडिफायर्स के अपोजिट अगेंस्ट में काम करते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो आपके स्टमक या आपके इंटेस्टाइन या आप पूरी बात कहें तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड को कम करेंगे या फिर बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। दोनों ही काम है इसके, या तो एसिड को कम करेंगे या बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अपने आता है, इसमें एक्स्ट्रा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे पास आता है यहाँ पे कैथेटिक। कैथेटिक हमारी ऐसी ड्रग होती है जो कि क्या करती है, जो कॉन्स्टिपेशन संबंधी जो डिजीज़ होती है उन सभी में ये क्या करती है, वर्क करती है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब आपकी इंटेस्टाइन में या तो वाटर लॉस हो रहा हो या फिर आपकी जो मूवमेंट रहेगी आपकी इंटेस्टाइन की, यानी आंतों की जो गति होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जो आपका वेस्ट मटेरियल स्टूल वगैरह जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, हमारी आंतों में आगे मूवमेंट नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं फंसा रह जाता है, जिससे अपने पास क्या होता है कि डाइजेस्टिव संबंधी कई तरह की डिजीज़ हमें होने लगती है। नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल वर्ड से आप समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल का क्या मतलब होता है।
ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो ये एक वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस, यानी कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास वायरस हो या बैक्टीरियल हो या फंगल हो, कोई भी तरह का जो माइक्रोब्स रहेंगे उन सबको जो डिस्ट्रॉय करता है उसी को अपन बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। तो चलिए इन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है अपना एसिडिफायर। एसिडिफायर की अगर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो एसिडिफायर क्या होते हैं अपने, एसिडिफायर की अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, तो एसिडिफायर आर द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द एसिडिटी इन द स्टमक। ये क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक है इसमें एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, विच कैन हेल्प इन सर्टेन डाइजेस्टिव प्रोसेस। और कौन से एसिड को इंक्रीज करेंगे, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और आपके डाइजेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है हमारी, एसिडिफायर द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द एसिडिटी, जो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, कहाँ पे करेंगे, इन द स्टमक, स्टमक में एसिडिटी बढ़ाते हैं, विच कैन हेल्प इन सर्टेन डाइजेस्टिव प्रोसेस और प्रमोट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके क्या करेंगे, एसिड का सीक्रेशन बढ़ाएंगे और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं। दे आर समटाइम यूज थेरेपेटिकली टू एड इन डाइजेशन और एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। यानी कि क्या है कहने का मतलब कि ये क्या करते हैं, अपने थेरेपेटिकली यूज़ भी करते हैं, मतलब इनको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। जो भी हमारे एसिडिफायर रहते हैं ये क्या करते हैं, डाइजेशन में तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, मतलब डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके ट्रीटमेंट में भी मदद करते हैं। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस इनको हम यूज़ करते हैं। बहुत सब्जेक्ट मैक्सिमम कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक एज पर सिलेबस हमारे पास लिमिट है, तो हम इन्हें थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा एक एक दो दो सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, एक एसिडिफायर है, जो कि हमारे स्टमक में क्या करेगा, एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग या कोई केमिकल एजेंट या कोई मॉलिक्यूल आपकी बॉडी पे किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिज्म मतलब उसका पाथवे हम लोग जानेंगे, ये किस तरह से बॉडी में जाएगा और अपना वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अमोनियम क्लोराइड वर्क बाय रिलीजिंग अमोनिया, ये क्या करता है, अमोनिया को रिलीज करता है इन द स्टमक। यानी कि क्या करेगा, जैसे आप अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं तो आपके स्टमक में क्या करता है, अमोनिया का रिलीजिंग बढ़ा देता है, विच रिएक्ट विद वाटर फ्रॉम वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्या करता है कि जैसे अमोनिया रिलीज होगा ये आपके स्टमक में वाटर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करता है पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि क्या होता है, अ वीक बेस, जो कि हल्का क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। दिस कैन काज एज इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है कि आपके स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो अमोनियम क्लोराइड का मैकेनिज्म हो गया। क्या मैकेनिज्म है कि हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद क्या करता है, अमोनिया सीक्रेट करता है, और अमोनिया रिलीज होने से क्या हो जाता है, ये वाटर साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के साथ क्या बना लेता है, वीक बेस बना लेता है, और जिसके कारण क्या होगा, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और हमारा जो मीडियम रहेगा वो एसिडिक हो जाता है। इसके यूज़ हम लोग देखते हैं कि यूज़ किस तरह से हम लोग इसको एज अ यूज़ करेंगे। तो यूज़ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज़ एन एसिडिफायर। ये हमारा एक एसिडिफायर के फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब इसको हम लोग काहे के लिए यूज़ करेंगे कि हमारे स्टमक में हम लोग इसको एसिड बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक हुआ। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, यही वाला HCl रिलीज होता है। अगर हमारे स्टमक में क्या है, अगर एसिड की कमी होती है तो हम डाइल्यूट फॉर्म में इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो क्या होता है, एसिड जला देगा सब, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आप इसमें डाइल्यूट HCl डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो और क्या है यहाँ पे ये दिया, दिस डाइल्यूट एसिड कैन बी यूज टू डायरेक्टली लोअर द pH इन द स्टमक। इसको डायरेक्ट हम एसिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रोमोटिंग गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन
एंड एडिंग इन डाइजेशन। ये क्या करता है कि हम डायरेक्ट हम इसको यूज़ करेंगे और ये हमारे डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन के अपना काम शुरू कर देता है। इसका यूज़ दिखाए के लिए करते हैं। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन केस वेयर गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन नीड टू बी स्टिमुलेटेड। इसे हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं जब हमें HCl की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और आपको लग रहा है कि आपके स्टमक में जो प्रॉपर HCl का रिक्वायरमेंट थी वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो हम इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना एंटासिड। एंटासिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंटासिड्स क्या होते हैं। हमारे एंटासिड हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है, एंटासिड आर द सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द कंडीशन लाइक हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड एसिड रिफ्लक्स। आप देखिए जब भी आपको कई बार जो मैक्सिमम डिजीज़ आपको होती है वो इसी तरह की होती है जिनमें आपको एंटासिड लेना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसको अगर हमने प्रॉपर इंटेक करते समय जो भी उसको अगर हमने चबाया नहीं है या हमने हार्ड फूड ले लिया या कोई भी ऐसा फूड लिया तो हमें क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी होने के बाद ऐसा लगता है हमें हार्ट बर्न होने लगता है या चेस्ट पेन होने लगता है, कई बार चेस्ट में जलन होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स हमारे एसिडिटी के हैं। तो उस कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि आप इनो ले लेते हैं और इनो लेने से क्या होता है आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। यानी कि आपके स्टमक में एसिड बढ़ा था तो आपने एंटासिड लिया और एंटासिड ने क्या किया, जाके आपके एसिड को न्यूट्रलाइज किया और आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एंटासिड आर द सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। ये क्या करते हैं कि जो भी स्टमक में एसिड है उसे क्या कर देते हैं, जाके तुरंत उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है कि जो भी एसिड था उसमें हमारा क्या हो गया, बेस ऐड हो गया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम condition like heartburn, indigestion and acid reflux. They work by the rising the pH of the stomach. ये क्या करते हैं कि जिस तरह से हमारे एसिडिफायर क्या कर रहे थे, pH वैल्यू को कम कर रहे थे, उस तरह ये क्या करते हैं हमारी pH वैल्यू को इंक्रीज कर दें। राइजिंग मतलब बढ़ा देते हैं उसे, pH वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब इसकी जो हम लोग प्रॉपर्टी अगर देखते हैं कि हमारे पास जो आइडियल एंटासिड हो उसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन से कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। पहला दिया न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, यानी कि ये क्या करता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये तुरंत एक्शन देता है। आपने सुना भी होगा इनो आपको 6 सेकंड में रिलीफ देता है। दूसरा क्या होता है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये लंबे समय तक पीएच को बढ़ाए रखता है जिससे क्या होता है आपको एसिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इसका एक और प्रॉपर्टी आप देखिए यहाँ पे क्या है, लो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि ये हमारे डायरेक्ट ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब लो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन है। सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी ड्रग आप लेते हैं तो वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर बॉडी में सर्कुलेट होकर अपना इफेक्ट देती है। लेकिन जो हमारे एंटासिड है इनका क्या होता है लो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन, यानी कि डायरेक्टली ब्लड में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ये जिस जगह पे आप इसे यूज़ करते हैं, जैसे स्टमक में यूज़ कर रहे हैं तो ये वहीं पे अपना इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है मिनिमल साइड इफेक्ट, इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, यानी कि आपका हो तो ना के बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट है ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब इनकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। यहाँ पे हमारा दिया कंबाइंड और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट अपन सिंगल यूज़ नहीं करते, जैसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यहाँ पे इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। वही कार्बन ऑक्सीजन नहीं, इसको कार्बोनेट कहेंगे अपन सीधा। तो सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, यानी कि इसमें क्या है कि कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिलके एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट आपका नॉर्मली आप जानते हैं सभी लोग कि हम सोडियम बाई कार्बोनेट का ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं एंटासिड वाली जब प्रॉब्लम होती है हमें एसिडिटी वाली। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे। तो सोडियम बाई कार्बोनेट न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड बाय द रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आप यूज़ करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि जो भी आपका HCl है उसे क्या कर देता है, जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जो भी स्टमक में एसिड है उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। और किस तरह न्यूट्रलाइज करेगा, बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो भी आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेगा, जाके रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद इस Cl को अपने Na से जोड़ लेता है और क्या बना लेता है, यहाँ पे NaCl बना लेगा। और यहाँ पे जो H क्या बन गया, यहाँ पे Cl चले गया और यहाँ पे हमारे पास एक H बचा। ये इस H से मिलकर क्या बनाता है, H2, और इस CO3 से एक O ले लेगा और क्या बन गया यहाँ पे, वाटर। अब क्या बचा लास्ट में, CO2। तो क्या क्या फॉर्म का हो गया यहाँ पे हमारा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन अब इसका जो मेन कैरेक्टर था यानी कि HCl था वो अपने मूल रूप से हट गया, तो एसिड अपने आप कम हो गया। तो यहाँ पे आपका दिया भी एग्जाम्पल में, आप देखिए, रेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और ये क्या करता है, हमें तुरंत रिलीफ देता है। काय में रिलीफ देता है, यूज फॉर क्विक रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न से, इंडाइजेशन से और एसिडिटी से हमें क्या करता है, तुरंत रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसका भी आपने देखा होगा, मार्केट में जो डाइजेस्टिव जेल आती है वो हमारी यही मैक्सिमम हमको देखने को मिलती है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द एसिड बाय द रिएक्टिंग विद गैस्ट्रिक HCl टू फॉर्म द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ये भी क्या कर रहा है कि हमारा जो HCl है उससे डायरेक्ट जाके क्या करता है, रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है और वाटर बनाता है, जिससे एसिड हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसका यूज़ भी हम लोग करेंगे काय के लिए, हार्ट बर्न में, पेप्टिक अल्सर वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ये भी स्टमक एसिड को क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है। एंड आल्सो एक्ट एज अ माइल्ड लेक्सेटिव, ये बाय ड्राइंग वाटर। मतलब क्या होता है कि आप इसको अगर नॉर्मली कुनकुने पानी से अगर इसको लेते हैं तो ये क्या होता है, माइल्ड लेक्सेटिव, यानी कि आपका जो स्टूल है उसको भी क्या करता है, इजीली पास कराता है, यानी कि एज अ कॉन्स्टिपेशन में भी वर्क करेगा। तो ये हमारा एक तरह का कैथेटिक ड्रग में भी इन्वॉल्व होता है। तो चलते हैं आगे, हमारी अगली कैटेगरी क्या आती है, यहाँ पे देखते हैं। अगली कैटेगरी हमारी क्या आ गई यहाँ पे, कैथेटिक आ गया। कैथेटिक क्या होते हैं, मैंने आपको अब इंट्रोडक्शन में बताया था। कैथेटिक आर द एजेंट दैट प्रमोट द बॉवेल मूवमेंट, यानी कि बॉवेल मतलब हो गया आपके इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है बाय इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी एंड और वॉल्यूम ऑफ स्टूल। यानी कि क्या करेगा, जो भी आपका स्टूल यानी कि जो मल होता है उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा। क्योंकि जो आपकी आंतों में फंसा हुआ था, जब इंटेस्टाइन में क्या होता है, मूवमेंट चलती रहती है, यहाँ पे जो भी कोई वेस्ट मटेरियल अगर इसकी मूवमेंट कम होगी तो ये यहीं रहेगा। लेकिन अगर क्या होता है, इनकी मूवमेंट होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर हो जाएगा। और जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल से जितना ज़्यादा बाहर होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये क्या करते हैं, हमारे कैथेटिक कौन सी हमारे ड्रग होती है, कैथेटिक आर एजेंट दैट प्रमोट द बॉवल मूवमेंट बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ स्टूल। दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। काय में यूज़ होता है अपना, मेनली जो अपनी ये ड्रग होती है ये मेनली अपना काय में होता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है। एंड क्लियर द बॉवेल बिफोर मेडिकल प्रोसेस सच एज कोलोनोस्कोपी। और ये क्या करते हैं हम लोग, कई बार इसको कुछ कंडीशन में, जैसे अब हमें इंटेस्टाइन की कोई जांच वगैरह करानी है तो उसमें क्या होता है कि हमें आंतों को खाली करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, कैथेटिक देते हैं और आंतों को खाली कराते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट हमारा है वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट इज एन ऑस्मोटिक लेक्सेटिव, मीनिंग द ड्राइंग वाटर इन टू द intestine, softening the stool and the increasing in bulk विच स्टिमुलेट बॉवेल मूवमेंट। ये भी क्या करता है कि इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, वार्म वाटर के साथ लेते हैं और ये क्या कर रहा है, हमारी क्या करेगा, यहाँ पे बॉवेल मूवमेंट को इंक्रीज़ करेगा, जिससे हमारे स्टूल, एक तो बॉवेल मूवमेंट बढ़ाता है, दूसरा क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन में जो स्टूल होता है उसकी सॉफ्टनेस बढ़ाता है। यानी कि जो इंटेस्टाइन से जो वाटर एब्जॉर्बिंग कंडीशन जो थी उसको कम करके वाटर प्रोवाइड कराता है और हमारा स्टूल सॉफ्ट होता है।
और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या होता है बॉडी से स्टूल का बाहर होना निकालना कराता है, जिससे क्या होता है कि आंतों में जो पुराना जो मल फंसा हुआ था, जिससे क्या होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो रहे थे, वो सब चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती हैं। इसका यूज़ अपन लोग मेनली कहाँ में करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में ही इसका मेन यूज़ कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सोडियम अर्थोफॉस्फेट। सोडियम अर्थोफॉस्फेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोडियम अर्थोफॉस्फेट भी हमारा क्या कराता है, कि इसको हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा सलाइन लेक्सेटिव होता है। दैट वर्क बाय द अट्रैक्टिंग वाटर इनटू द कॉलोन। ये क्या कराता है कि जो कॉलोन, आप कॉलोन वर्ड समझते होंगे, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका सीकम, दूसरा होता है कॉलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो अपना कॉलोन होता है, तो यहाँ पे जो इसका मेन वर्क रहेगा वो कॉलोन पे रहता है। और क्या कराता है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट इज अ सलाइन लेक्सेटिव। ये अपना सलाइन लेक्सेटिव होता है। दैट वर्क बाय द अट्रैक्टिंग वाटर इन टू द कॉलोन। ये कॉलोन में क्या करता था, वाटर का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब कॉलोन में वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएगा, विच इंक्रीज स्टूल वॉल्यूम एंड फैसिलिटेड बॉवेल मूवमेंट। ये क्या करता है कि स्टूल की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है और इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ाता है। और इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो मेन यूज़ हमारा रहेगा, मेनली यूज़ जो इसका होता है वो कहाँ होता है हमारा, जैसे अगर हमें कोई भी डायग्नोसिस प्रोसेस पे जानना है, जैसे डायग्नोसिस करना है इंटेस्टाइन का, तो हमें इंटेस्टाइन को क्या कराना पड़ता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन को क्लियर करना रहता है, तो उसमें इसका मेन हमारा यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कैलिन एंड बेंटोनाइट। बेंटोनाइट और कैलिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंटोनाइट और कैलिन का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, बोथ आर नेचुरल क्लेस दैट आर समटाइम यूज टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन एंड पैथोजन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इनका जो मेन वर्क होता है, क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में, उनको एब्जॉर्ब करने का, और जो पैथोजन्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का जो काम ये मेन वर्क करते हैं। और इनके जो मेन यूज़ हमारे पास करेंगे, वो अपन लोग क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव कराने के लिए कराते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, एब्जॉर्बिंग पावर होती है। जो अपने वेस्ट मटेरियल में कोई पैथोजन वगैरह हैं या इंटेस्टाइन में कोई टॉक्सिन वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं, अपने में एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी हार्मफुल मटेरियल उसको रिमूव करने में ये हमारे मददगार होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप आता है, ये हमारा है एंटी माइक्रोबियल। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का भी यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कौन से होते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंटी माइक्रोबियल आर एजेंट दैट किल, या तो किल करेंगे और या फिर इनहिबिट द ग्रोथ। क्या करते हैं, या तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको या तो किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। हम 2 टाइप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई हार्मफुल मटेरियल है तो या तो उसको हम लोग किल कर दें या फिर उसकी ग्रोथ को हम लोग कम कर दें। 2 ही कंडीशन में अपने उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो भी अपने माइक्रोब्स होते हैं उनकी उन्हें या तो किल कर देंगे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। किनकी, कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, कोई फंगस हो, या एनी अदर पैरासाइट, कोई भी हार्मफुल जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके हमें प्रोटेक्ट करते हैं और डाइजेस्टिव संबंधी जो भी डिसऑर्डर होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। आगे जानेंगे हम इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। ये मेनली आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की कैपेसिटी क्या होती है। ये क्या होता है कि ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है और साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 2 इसमें देखिए, ये एंटीसेप्टिक रहेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहता है। और ये क्या करते हैं कि जैसे इसका मेनली हम यूज़ क्या करते हैं, क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे कोई वोंड हमारे पास हो या कोई अल्सरेटिव प्रॉब्लम हो तो हम इसको एज आ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारे इट में ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट माइल्ड इन्फेक्शन और अल्सर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो भी अगर कोई भी माइल्ड इन्फेक्शन है तो हम इसको जीआईटी में भी यूज़ करते हैं। अगला हमारा यहाँ पे बोरिक एसिड।
बोरिक एसिड सभी लोग जानते होंगे। बोरिक एसिड का भी क्या होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में होती है। माइल्ड मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और इसका यूज़ हम लोग किसी भी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो इट इज़ कॉमनली यूज इन टॉपिकली एप्लीकेशन फॉर द स्किन इन्फेक्शन और इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। इसका जो मेनली यूज़ आपने देखा होगा तो जो भी स्किन संबंधी इन्फेक्शन होते हैं उस पर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कुछ निश्चित फिक्स होते हैं कि किसी इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप लोग जानते होंगे, देखा होगा सभी लोगों ने, H2O2 सिंपल अपना ये वर्ड आपने सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है हमारा, ये भी हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो बार वर्ड आ गया, मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका है तो उसको क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, जिससे अगर वो टॉक्सिक फॉर्म में था तो वो टॉक्सिसिटी उसकी कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। तो उससे हमें क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसके सारे कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, तो जो टॉक्सिसिटी थी वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमारे ये काम करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम लोग बात कर रहे थे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन peroxide is an oxidizing agent that can kill bacteria, virus and fungi by the damaging their cell membrane। ये क्या होता है कि जहाँ भी हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो या फंगल हो, उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। तो ये हमारा इसका मेन फंक्शन रहेगा। तो ये सब चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित चीज़ें थी। इसमें हमने एसिडिफायर पढ़ा, एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एसिडिफायर पढ़ा। एसिडिफायर का मतलब होता है जो एसिड बढ़ाते हैं। एंटासिड पढ़ा जो आपका बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, एसिड कम करते हैं। कैथेटिक पढ़ा जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और एंटी माइक्रोबियल जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को रोकेगा या फिर उन्हें किल करेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।